नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का आपका जो एग्जाम है 6 जुलाई को निर्धारित हो गया है। 6 जुलाई को आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल क्वालिफाई किया है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 6 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब देखिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जिसकी अभी तक 12 आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दी गई है चैनल पे। ठीक है, तो आपको उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी। आप उस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट जरूर कीजिएगा जिन्होंने भी पिछले 12 टेस्ट सीरीज नहीं देखी है। ठीक है, आज ये टेस्ट सीरीज का पेपर सेट नंबर 13 रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड के जो पैटर्न है उस पे आधारित ही आपका पूरी टेस्ट सीरीज रहने वाली। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता 6 जुलाई तक, तब तक आपको कंटिन्यू ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर नंबर 13 है, यानी कि 13 जो टेस्ट सीरीज है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। भाग 1 में हम लोग पहले हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। बिल्कुल ठीक है, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है, क्या है? हिंदी है। तो ये वाला अनुच्छेद 343 किससे संबंधित? संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 344 में क्या दिया है? राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग दिया है। बिल्कुल ठीक है, राजभाषा पर जो संसदीय समिति एवं आयोग का जो गठन होगा अनुच्छेद 344 के अंतर्गत होता है। ठीक है, राज्य की राजभाषा अनुच्छेद 345 में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 351 उच्चतम और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, ये गलत है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 351 में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास का हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 351 में कहा गया है, ना कि उच्चतम और उच्च न्यायालय की राजभाषा कहा गया है। तो आपने याद रखना है, अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा का विकास को निर्दिष्ट करने वाले जो भी दिशा निर्देश होंगे किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 351 के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या फिर पश्चिमी हिंदी? ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो खड़ी बोली है उसको मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मानक हिंदी के रूप में किसको स्वीकार किया गया? खड़ी बोली को स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? नी प्लस स्थुर। ठीक है, नी प्लस स्थुर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निष्ठुर का सही संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस स्थुर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 वाक्य दे रखे हैं, आपने बताना है कि चारों में से कौन सा एक शुद्ध है। देखिए, पहला दे रखा है, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, तो ये आपका अशुद्ध है। यहाँ पे होना चाहिए ठंडे घड़े का, ना कि ठंडा। ठीक है, तो ठंडे घड़े का पानी पिलाइए, तब अगर आप होता तो ये ठीक होता। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो ये भी गलत है। ठीक है, मृत्यु दंड और सजा दोनों ही क्या है? यह समानार्थी शब्द है। ठीक है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? उसे मृत्यु दंड मिला। ठीक है, इसकी जगह होना चाहिए था उसे मृत्यु दंड मिला, या फिर उसे मृत्यु दंड दिया गया, ये होना चाहिए था, तब ये सही होता। यहाँ पे दिया है उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। ठीक है, मृत्यु दंड और सजा आपका समानार्थी शब्द है, तो ये आपका वाक्य अशुद्ध है। आपका दर्शन दुर्लभ है, तो ये भी आपका गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए? आपके होना चाहिए था, आपके होता तब ये ठीक होता। ठीक है, आपके दर्शन दुर्लभ है तब सही होता है। यहाँ लिखा है आपका दर्शन दुर्लभ है, तो ये वाला भी आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? हम लोग कुशल पूर्वक हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, हम लोग कुशल पूर्वक हैं, ये इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गढ़वाली भाषा में रिंगाल के बुनकर को क्या कहते हैं? ठीक है, रसवाल, रुड़िया, लवार या फिर टंडेल। ठीक है, तो रुड़िया बोला जाता है रिंगाल के बुनकर को। क्या बोला जाता है? रुड़िया। गढ़वाली भाषा में रुड़िया किसको बोला जाता है? रिंगाल जो आपका चीड़ के पेड़ से जो मिलता है, रिंगाल से आपको पता है टोकरी बनती है, चटाइयाँ बनती हैं। ठीक है, तो रिंगाल के जो बुनकर होते हैं उसको रुड़िया बोला जाता है। रसवाल किसको बोला जाता है? तो रसवाल बोला जाता है रसोइये को। रसोइये को क्या बोला जाता है? आपका रसवाल। लोहार किसको बोला जाता है? लोहार को बोला जाता है, लोहार। और टंडेल किसको बोला जाता है? टंडेल बोलता है प्रधान श्रमिक को। प्रधान श्रमिक को बोला जाता है आपका टंडेल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुड़िया बोला जाता है रिंगाल के बुनकर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब आपका भाग सेकंड, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में किस देश के साथ कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने का समझौता किया है? ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन को न्यूट्रल करना है, मिनिमम करना है और जीरो करना है। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए उत्तराखंड ने किस राज्य से समझौता किया है? तो ये क्या? आइसलैंड से। ठीक है, तो आइसलैंड से समझौता किया है उत्तराखंड राज्य ने। देखिए 2070 तक ये आपका लक्ष्य रखा गया है कार्बन न्यूट्रलिटी का। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य रखा गया है आपका कब तक? 2070 तक। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो भूतापीय ऊर्जा होंगे, भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करके टिकाऊ बिजली उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए 40 भूतापीय स्थलों की भी खोज कर ली गई है उत्तराखंड में। कितने? 40 भूतापीय स्थानों की, भूतापीय ऊर्जा स्थानों की पहचान कर ली गई है उत्तराखंड में। 2070 तक लक्ष्य निर्धारित किया है कार्बन को न्यूट्रल करने का। ठीक है, तो इसके लिए आइसलैंड देश के साथ समझौता किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, आइसलैंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी आपको रोकयाविक आपका क्या है? राजधानी है आइसलैंड की। आइसलैंड क्या है? आपकी यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय देश है आपका ये। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन याद रखने हैं। आइसलैंड के साथ समझौता किया उत्तराखंड राज्य सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तराखंड बजट 2025-26 किस मॉडल पर आधारित है? ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल पूछ रहा है। एक तो है आपका थीम, तो थीम की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करें उत्तराखंड राज्य 2025-26 किस मॉडल पर आधारित है? नमो पर, ज्ञान पर, देव पर या फिर संस्कृति पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान पर। ठीक है, तो जो आपका जो मॉडल है वो आपका किस पे आधारित है? ज्ञान मॉडल है हमारा उत्तराखंड बजट 2025-26। ज्ञान में देखिए जी से मतलब क्या है? जी से मतलब है आपके गरीबी। ठीक है, वाई से आपका क्या है? युवा है। ए से आपका क्या है? तो ए से आपका है अन्नदाता। अन्नदाता कौन होते हैं? आपके किसान। ठीक है, एन से क्या है आपका? तो इसमें एन से जो है, एन से आपका है नारी। ठीक है, नारी मतलब महिला। तो ये आपका क्या है? मॉडल किस मॉडल पे आधारित है? ज्ञान मॉडल पे आधारित है, जिसका मतलब जी से गरीबी, वाई से युवा, ए से अन्नदाता किसान और एन से आपका नारी महिला। तो इन चारों पर ये मॉडल आधारित है उत्तराखंड का बजट 2025-26। अगर हम बात करें थीम क्या थी, तो थीम थी आपकी नमो। ठीक है, ये मत करके आ जाना कि नमो मॉडल पर आधारित है। नमो आपकी थीम है, मॉडल आपका ज्ञान है। ठीक है, तो नमो में एन से क्या मतलब है? एन से है आपका नवाचार। ए से क्या है? ए से आपका आत्मनिर्भर। एम से क्या है? तो इसमें एम से है महान विरासत। ठीक है, और आपका जो ओ है, ओ से क्या है? ओजस्वी। ठीक है, ओ से क्या है आपका? ओजस्वी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान मॉडल पर आधारित है उत्तराखंड बजट 2025-26। कितने करोड़ का बजट पेश किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1,01,175.33 करोड़। ठीक है, तो इतने करोड़ का बजट है। 1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025-26 में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने
किन नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो किन दो नदियों के किनारों पे की है? तो ये की है आपकी गंगा और शारदा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और शारदा नदी के किनारे एक कॉरिडोर बनाया जाएगा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो किन नदी? गंगा और शारदा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में वर्ष 2024-25 के लिए सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दिनेश पाठक जी को। ठीक है, तो दिनेश पाठक जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार जिसको मिला है? दिनेश पाठक जी को मिला है। ठीक है, सुभाष पंत को क्या मिला है? तो इनको मिला है उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार। ठीक है, 2024-25। सतीश डीमरी जी को क्या मिला है? तो सतीश डीमरी जी को मिला है आपका मंगलेश डबराल पुरस्कार। मंगलेश डबराल पुरस्कार 2024-25 किसको मिला है? सतीश डिमरी जी को मिला है। गोपाल दत्त भट्ट जी है, उनको मिला है गुमानी पंत पुरस्कार। गुमानी पंत पुरस्कार। ठीक है, तो सारे पुरस्कार जितने मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लीजिएगा। यहाँ आपसे पूछा था सुमित्रा नंदन पुरस्कार 2024-25 किसको मिला है? तो दिनेश पाठक को मिला है। सुभाष पंत जी को उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार 2024-25 मिला है। सतीश डिमरी जी को मंगेश डबराल पुरस्कार 2024-25 मिला है। गोपाल दत्त भट्ट को गुमानी पंत पुरस्कार 2024-25 मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे ही आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पीएम मातृत्व वंदना योजना में राज्य में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? ठीक है, तो पीएम मातृत्व वंदना योजना जो है ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है 2008 से। इसमें देखिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें आपका पौड़ी जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो पौड़ी आपका प्रथम स्थान पे रहा है, उत्तरकाशी आपका अंतिम स्थान पे रहा है। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम आपको पता होना चाहिए। प्रथम स्थान पे पौड़ी गढ़वाल और अंतिम स्थान पे उत्तरकाशी रहा है। पीएम मातृत्व वंदन योजना कब है? तो ये कब मतलब क्या है? तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी इसकी जो केंद्र में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, और उत्तराखंड में कब शुरू हुई थी? तो उत्तराखंड में आपकी जनवरी 2018 से शुरू हुई थी। इसमें इस योजना में क्या होता है? इस योजना में जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको देखिए 5,000 रुपये धनराशि आर्थिक रूप से सहायता के लिए दी जाती है। ठीक है, आर्थिक रूप से सहायता के लिए दी जाती है उनके बच्चों को पालन पोषण के लिए और देखभाल के लिए। ठीक है, तो 5,000 रुपये की धनराशि मिलती है। 3 किस्तों में मिलती है। पहले 1,000 मिलती है, फिर 2,000 मिलती है, फिर आपकी 2,000 मिलती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी ये योजना चलाई गई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। पीएम मातृत्व वंदना योजना शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 को और उत्तराखंड में जनवरी 2018 से। ठीक है, तो याद रखने आपने सारे पॉइंट। नेक्स्ट भाग थर्ड आपका उत्तराखंड जी के। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ आपको क्या दे रखे हैं? उनके लेखक दे रखे हैं। आपने बताना है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। ठीक है, तो हिमालयन ट्रेवल्स किसने लिखी है? तो ये जोध सिंह नेगी जी ने लिखी है। मेमवायर्स ऑफ देहरादून किसने लिखी है? तो ये लिखी है जी विलियम्स ने लिखी है। लेखक की रोटी मंगेश डबराल जी ने लिखी है। और नगाड़े खामोश है किसने लिखी? गिरीश तिवारी गिरदा ने लिखी है। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए। हिमालयन ट्रेवल्स बुक्स किसने लिखी है? जोध सिंह नेगी ने लिखी है। मेमवायर्स ऑफ देहरादून किसने लिखी है? जी विलियम्स ने लिखी है। लेखक की रोटी किसने लिखी है? मंगेश डबराल ने लिखी है। और नगाड़े खामोश है किसने लिखी है? गिरीश तिवारी गिरदा ने लिखी है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 2, 1,
2143 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर आपने राइट आंसर चुनना है। ठीक है, तो देखिए गूंठ आपकी भूमि किस तरह की होती है? जो गूंठ भूमि होती है आपकी मंदिरों के अनुरक्षण हेतु भू राजस्व। ठीक है, गूंठ क्या होता है? गूंठ आपका मंदिरों के अनुरक्षण हेतु भू राजस्व जो आपका लिया जाता है वो होता है गूंठ। सलामी क्या होता है? तो सलामी होता है आपका एक प्रकार का नजराना। ठीक है, तो सलामी आपका एक प्रकार का नजराना। दोनिया क्या है? दोनिया आपका पहाड़ी पशुचारकों से लिए जाने वाला कर। ठीक है, और पुंगाड़ी क्या है? तो पुंगाड़ी आपका भूमि कर है। तो ये एक तरफ आपको सूची जो दे रखी है आपके करों की है और किस प्रकार का कर है। गूंठ किस प्रकार का कर है? तो मंदिरों के अनुरक्षण यानी कि मंदिरों की सुरक्षा हेतु के लिए जो भू राजस्व लिया जाता है उसको गूंठ कहा जाता है। सलामी किसको कहा जाता है? तो एक प्रकार का नजराना होता है। दोनिया क्या है आपका? पहाड़ी पशुचारकों से लिए जाने वाला कर। और पुंगाड़ी आपका क्या है? भूमि कर है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 3124 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और राइट आंसर बताना है। यहाँ पे देखिए कुछ आपको शहर दे रखे हैं, आपको उनके जो पुराने नाम है वो आपने यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, कि कौन सा इसका पुराना नाम था। ठीक है, तो जसपुर की बात करें तो जसपुर का पुराना नाम सहजगीर था। काशीपुर का पुराना नाम क्या था? तो काशीपुर का नाम कोटा था। बाजपुर का पुराना नाम क्या था? तो बक्सी था। और नानक मत्ता का पुराना नाम क्या था? मुडिया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? 3412। ठीक है, जसपुर को क्या कहा जाता था? सहजगीर। काशीपुर को कोटा, बाजपुर को बक्सी और नानक मत्ता को क्या कहा जाता? मुडिया कहा जाता। 3412 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 13th का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। ठीक है, यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो देखिए राजी जनजाति के निवास स्थान को रत्युड़ा कहते थे, बिल्कुल ठीक है। राजी जनजाति के लोग काष्ठ शिल्पकला में निपुण होते, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल ठीक है। राजी जनजाति के लोग बागनाथ देवता की पूजा करते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो राजी जनजाति के संबंध में तीनों ही आपके कथन बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में इंडिविजुअल भी पूछता है। राजी जनजाति के निवास स्थान को रत्युड़ा कहते हैं। कौन सी जनजाति काष्ठ शिल्प के में निपुण होती है? तो राजी जनजाति होती है। कौन से जनजाति के लोग बाघ देवता की पूजा करते हैं? तो राजी जनजाति के लोग बाघ देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली पूछता है आंसर क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? विष्णुवर्मन फर्स्ट, अग्निवर्मन, वारसीवर्मन या फिर द्युतिवर्मन। ठीक है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है आपका द्युतिवर्मन राजा से संबंधित है। ठीक है, तो द्युतिवर्मन राजा से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तालेश्वर ताम्रपत्र कब और कहां से मिला? तो तालेश्वर ताम्रपत्र आपका 1915 में देघाट अल्मोड़ा से मिला। ठीक है, तो देघाट आपका अल्मोड़ा में एक तहसील पड़ती है, वहां से ये मिला 1915 में। तालेश्वर ताम्रपत्र किस राजा से संबंधित है? द्युतिवर्मन राजा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाग 4 आपका करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो हाल ही में देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? ठीक है, तो रेपो रेट होता है, एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिसमें आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो होता है अन्य बैंकों को लोन देता है। ठीक है, अन्य बैंकों को ऋण देता है या फिर लोन देता है। ठीक है, अन्य बैंकों को ऋण देता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपको रेपो रेट। रेपो रेट। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह से क्या होता है, जो महंगाई दर होती है उसको कम करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है रेपो रेट को ऊपर नीचे करना। ठीक है, तो कौन करता है? आरबीआई ही करता है। अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में देखिए 0.25% की कटौती की है। अब ये कितनी हो गई है? तो 6% हो गई है। ठीक है, तो 6% फाइनली हो गई है रेपो रेट की। अगर हम बात करें वर्तमान में 6% है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25 की कटौती की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो देखिए रेपो रेट तो क्या होता है? जब आरबीआई
अन्य बैंकों को ऋण दे रहा है तो क्या होता है, वो आपका रेपो रेट होता है। अगर वो अन्य बैंकों से ऋण लेता है तो वो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, आरबीआई अगर दे रहा है तो अन्य बैंकों को ऋण तो वो आपका रेपो रेट हो गया, रेपो रेट पे देगा, और अन्य बैंकों से जो ऋण लेगा तो वो रिवर्स रेपो रेट पे लेगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में कितनी है, तो 3.25% है। ठीक है, तो दोनों आपको याद होनी चाहिए, 3.25 रिवर्स रेपो रेट, और रेपो रेट कितनी है आपकी 6% है, और 0.25 की कटौती की गई है। इससे क्या होगा कि जो आपके लोन वगैरह होते हैं उनकी जो किस्तें होंगी वो आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा अपना पहला विदेशी परिसर यानी कि विदेशी आपका संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दिनेश माहेश्वरी जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिनेश माहेश्वरी जी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। देखिए BR गवई जो है, इनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का CJI नियुक्त करने की घोषणा की गई है, जो 14 मई को CJI बनेंगे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 14 मई को बनेंगे ये। ठीक है, अभी बने नहीं है, बनेंगे। अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में संजीव खन्ना है, वर्तमान में संजीव खन्ना है CJI। ठीक है, तो ये आपके जब रिटायर होंगे 13 मई को ये रिटायरमेंट होंगे, उसके बाद कौन बनेंगे, उसके बाद BR गवई जी बनेंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद अच्छे से होनी चाहिए। संजीव कुमार अभी हैं, BR गवई आपके वर्तमान जो आप बनेंगे, और दिनेश माहेश्वरी कौन है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो जो BR गवई हैं जो CJI बनेंगे 52वें नंबर के होंगे। ठीक है, 52nd नंबर के होंगे, और जो वर्तमान में ये आपके 51वें नंबर के हैं। कई बार पूछेगा कि 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के, तो संजीव खन्ना बताना है, और वर्तमान में कौन है तो भी संजीव खन्ना बताना है। अगर आपसे पूछेगा कि 52 में कौन से बनेंगे, तो BR गवई जी बनेंगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। यहाँ पूछा था भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, दिनेश माहेश्वरी जी को किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर यानी कि यंग ग्लोबल नेता 2025 के रूप में किसे नियुक्त किया, किसे चुना गया, JP नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, राम मोहन नायडू या फिर पीयूष गोयल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपके राजनेता हैं, और आपके क्या हैं, आपके ये वो एक्ट्रेस भी रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके राम मोहन नायडू हैं, ये देखिए किंजरप्पू किस संसदीय क्षेत्र के हैं, किंजरप्पू श्रीकुलम, किंजरप्पू श्रीकुलम आपका ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका ये संसदीय क्षेत्र पड़ता है किंजरप्पू श्रीकुलम, आंध्र प्रदेश। वहाँ के क्या हैं आपके सांसद है राम मोहन नायडू। ठीक है, तो वहाँ के क्या हैं आपके सबसे युवा राजनेता सांसद हैं, और क्या बोलते हैं किस पार्टी से, तो तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, TDP पार्टी के क्या हैं ये आपके सांसद हैं। ठीक है, तो TDP पार्टी से आपके सांसद बने कहाँ के, किंजरप्पू श्रीकुलम के। इनको देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10, ठीक है, तो ये आपको युद्धाभ्यास का नाम याद रखना है, डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है, तो किस देश में आयोजित किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक, तो 21 अप्रैल से कब तक ये किया जाएगा, 8 मई तक। ठीक है, तो 8 मई तक कहाँ होगा, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग 10 नाम से आपका युद्धाभ्यास होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना
शामिल हो रही है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना अपने जो विमान है मिग 29 और जगुआर के साथ इस डेजर्ट फ्लैग 10 में क्या ले रही है, हिस्सा ले रही है। तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाग 5 है आपका कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, देखिए सबसे 21 ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है। कई बार फुल फॉर्म पूछेगा तो आपने बताना अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है अंक गणितीय और तार्किक क्रियाएं करना। जो आपके अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करना कार्य होता है किसका, ALU का। ठीक है, यहाँ पे ये अंक गणितीय और तार्किक क्रियाओं को करना किसका काम होता है, ALU का ही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फाइल एक्सटेंशन .bat किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है। बैकअप फाइल है, बैच फाइल है, बाइनरी फाइल है या फिर बूट फाइल है। तो बैट कौन सी फाइल है, तो ये आपकी बैच फाइल है, बैच फाइल है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेस्ट फाइल है आपका .bat। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, लिनक्स, मैकोस या फिर MS DOS। ठीक है, तो लाइनेक्स जो है आपका क्या है, ओपन सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कौन, लाइनेक्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर में कैशियर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कैशियर मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। तो इस कैशियर मेमोरी का कार्य क्या होता है, इस कैशियर मेमोरी का कार्य होता है CPU और रैम के बीच डेटा को तेजी से ट्रांसफर करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में, कैशियर मेमोरी ही होती है। इसका कार्य क्या होता है, CPU और रैम के बीच में डेटा को तेजी से ट्रांसफर करना होता है। तो ये कैशियर मेमोरी कहाँ लगी होती है, CPU और रैम के बीच में ही कार्य करती है, वहीं लगी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका इस परीक्षा सेट नंबर 13 का, वर्ड प्रोसेसर में जस्टिफाई अलाइनमेंट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आप जब कभी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप जब काम करते हैं तो उसमें कुछ अलाइनमेंट होते हैं, जस्टिफाई, उसमें जिसमें एक जस्टिफाई होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, मिडिल अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपका लेफ्ट में आ जाएगा सारा, राइट अलाइनमेंट करेंगे तो राइट में आ जाएगा, मिडिल करेंगे तो मिडिल में आ जाएगा, और जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं तो क्या होगा, टेक्स्ट जो होगा दोनों किनारों तक फैल जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेक्स्ट को दोनों किनारों तक फैलाने को क्या बोलते हैं, जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक है, तो जस्टिफाई बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया फीचर है आपका वर्ड प्रोसेसर का, जो जिन बच्चों ने वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य किया होगा उन सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो ये था देखिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट कवर किया, जिसमें क्वेश्चंस की हम लोगों ने आंसर्स बताए और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा कि 25 क्वेश्चंस का एक सेट है, बट अगर आप इसको देखेंगे तो कम से कम इसमें से आपके 50-60 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए होंगे, उनके जो फैक्ट्स हैं वो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो इसलिए देखिए थोड़े से क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कम रख रहा हूँ, बट आपका जो पैटर्न है उस पर आधारित ये आपका प्रैक्टिस सेट है। कम रखने का कारण यही है कि आपको देखिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, है ना, और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो ये आपका केवल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं है, आगे जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, चाहे वो आपका स्नातक स्तरीय हो, RO का हो, लोअर पीसीएस का हो, PCS का हो, या फिर किसी भी आप एग्ज़ाम को जब आप बैठेंगे तो उस सभी के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, तो आपके भविष्य में भी काम आएगा, तो आप इसको सेव करके ज़रूर रखिएगा। प्लेलिस्ट आप सेव कर सकते हैं, पर्टिकुलर वीडियो आप सेव कर सकते हैं, PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जब भी चाहिए होंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कंटेंट के अलावा और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जैसे
जॉब का जो भी आपकी जो जॉब आती है उसका नोटिफिकेशन जो आता है उसको मैं डिटेल में बताता हूँ, कैसे आपने उस फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस जो भी विज्ञापन जारी हो उसमें जितनी भी पोस्ट है उन पोस्टों का जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करें तो आपको जॉब प्रोफाइल का भी पता होना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ। सैलरी भत्ते जो भी मिलते हैं डिपार्टमेंट में उन सभी को मैं यहाँ पे जो भी आपका जेन्युइन तरीके से होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि चैनल इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों इस चैनल तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए आज की जो वीडियोस को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो पे। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और मोटिवेशन के साथ अपने टारगेट की तरफ आप बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, उतने ही आप अपने गोल के पास पहुंचेंगे। चलिए आज की जो वीडियो है उसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।